निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति 2 बार बिहार के राज्यपाल रहे हैं? अखलाक उर रहमान किदवई, मोहम्मद यूनिस सलीम, मोहम्मद शफी कुरैशी या फिर जाकिर हुसैन। तो इसका सही जवाब क्या है? कौन से ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो 2 बार बिहार के गवर्नर रह चुके हैं, वो सवाल आप लोगों से पूछा गया है। इसमें 4 विकल्प दिया गया है, इसी विकल्प के सहारे आप लोग सही उत्तर का पता करें। तो हेलो आसिफ नवाज, आपका स्वागत है और आप लोग अब सवाल बनाएंगे। दरोगा निकल जाए, अगर आप पढ़ेंगे तो दरोगा भी निकल जाएगा, ऐसा कुछ दरोगा में रॉकेट साइंस नहीं है कि दरोगा नहीं निकलेगा। हरे कृष्णा, आपको हेलो स्वागत। बीपीएससी हब, गुड इवनिंग। पीयूष, आपका स्वागत है। तो पहला सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से वो व्यक्ति रहे हैं जो कि 2 बार बिहार के गवर्नर रहे हैं? अखलाक उर रहमान किदवई, मोहम्मद यूनुस सलीम, मोहम्मद शफी कुरैशी या फिर जाकिर हुसैन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अखलाक उर रहमान किदवई साहब बिहार के 2 बार गवर्नर रह चुके थे। इनका अगर हम समय देख लें तो इन्होंने 1979 के आसपास में पहली बार गवर्नर के पोस्ट पे थे, है ना, 1985 तक थे। 1979 से लेकर के इनका फर्स्ट टर्म रहा था, 1985 तक रहे थे, और दूसरी बार 1993 से 98 तक ये रहे थे। 1993 से 1998 तक ये बिहार के गवर्नर के पद पर 2 बार रह चुके थे। इसके अलावे ये वेस्ट बंगाल, राजस्थान और हरियाणा के राज्यपाल भी रह चुके थे। इसके अलावे ये योजना आयोग के मेंबर भी थे और राज्यसभा के मेंबर भी थे। तो इनके साथ जो भी प्लस पॉइंट जुड़ा है आप लोग उसको अच्छे से याद रखिएगा। अखलाक उर रहमान किदवई के बारे में सबसे पहला पॉइंट हो जाता है कि वो 2 बार बिहार के गवर्नर रह चुके थे। इसके अलावे उनके साथ ये भी पक्ष जुड़ा है कि वो बिहार के अलावे कौन सा, तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर रह चुके थे, राजस्थान के गवर्नर रह चुके थे, प्लस हरियाणा के भी गवर्नर रह चुके थे। तो 3 राज्यों के गवर्नर के अलावे बिहार का गवर्नर ये रह चुके थे। इसके अलावे वो आज जो नीति आयोग है वो पहले क्या था, योजना आयोग था। तो योजना आयोग के वो मेंबर थे और इसके अलावे वो राज्यसभा के मेंबर भी थे। ठीक है, तो इन सबको आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावे देखें तो मोहम्मद यूनुस सलीम भी 90 के दशक में थोड़े समय के लिए गवर्नर थे। मोहम्मद शफी कुरैशी 1991 से 93 के बीच में गवर्नर रहे थे, और जाकिर हुसैन भी बिहार के गवर्नर के पोस्ट पे थे। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो जाकिर हुसैन आप लोगों ने किया होगा, तो जाकिर हुसैन बिहार के गवर्नर के पद पे थे। इसके अलावे फिर वो भारत के उपराष्ट्रपति बने और फिर जाकर के भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। तो गवर्नर साहब को भी याद रखिएगा, जो कि प्रेसिडेंट के रूप में तक पहुंचे थे। यानी कि बिहार के वैसे व्यक्ति जो गवर्नर के साथ भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी थी, उनका नाम जाकिर हुसैन है। तो चारों विकल्पों को हमने बता दिया आपके लिए। ये 2 ऑप्शन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आना होगा सवाल एग्जामिनेशन में। तो दोनों के नाम को याद रखिएगा। एक ऐसे व्यक्ति जो 2 बार गवर्नर के साथ साथ बिहार के अलावे भी राजस्थान, वेस्ट बंगाल और हरियाणा के गवर्नर के रूप में थे, योजना आयोग के मेंबर थे, उसके अलावे राज्यसभा के सांसद भी थे, और ये गवर्नर भी थे, उपराष्ट्रपति भी थे और राष्ट्रपति के पद भी थे। ठीक है, तो पहला सवाल का मैंने डिस्कशन करा दिया। आसान प्रश्न पूछा गया था, 2 बार बिहार के राज्यपाल रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन सवाल पूछा गया, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? कर्पूरी ठाकुर, महामाया प्रसाद सिन्हा, राम सुंदर दास या फिर लालू प्रसाद यादव। तो बिहार का प्रथम वैसा व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी से नहीं जुड़ा था, मुख्यमंत्री बन गया था। तो बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? कर्पूरी ठाकुर, महामाया प्रसाद सिन्हा, रामसुंदर दास या फिर लालू प्रसाद यादव। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन, आप लोगों ने बना दिया। हाँ, तो जाकिर हुसैन राष्ट्रपति के पद पे थे। अब उसके बाद क्या, अमर तो है नहीं कि अब उसके अलावे भी और भी प्रमोशन होगा, और भारत में राष्ट्रपति ही सबसे सर्वोच्च पद है। तो जाकिर हुसैन गवर्नर होते राष्ट्रपति के पद पर पहुंचे थे, उसके बाद विदा ले लिए होंगे। ठीक है, अमर होके तो कोई आया नहीं है कि एकदम अनंत काल तक कोई भी व्यक्ति भारत में रह सकता है किसी भी पद पे। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब आपका आया है। तो आसिफ नवाज का उत्तर महामाया प्रसाद सिन्हा। तो बिहार का जो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री था वो महामाया प्रसाद सिन्हा थे 1967 में। कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री थे और वो भी नॉन कांग्रेसी ही थे। लेकिन पूछा गया है पहली बार, प्रथम, तो 1967 में महामाया प्रसाद सिन्हा
प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ये 2 बार मुख्यमंत्री पद पे थे, 1970 में और 1977 में, 2 बार इनका मुख्यमंत्री पद पे था। और रामसुंदर दास भी 1979-80 में मुख्यमंत्री के पद पे थे, और लालू प्रसाद यादव 90 से लेकर 97 तक मुख्यमंत्री के पद पे थे। लेकिन पूछा गया बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, तो 1967 में क्या हुआ था कि पहली बार मतलब कांग्रेस का वर्चस्व देश में टूटा था, और बिहार में पहली बार कोई व्यक्ति कांग्रेस के पार्टी से अलग हट करके मुख्यमंत्री बना था। इसी कारण से इनको यह कहा जाता है फर्स्ट नॉन कांग्रेसी सीएम। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो देश में ऐसा मूवमेंट भी चल गया था, और ये जो मूवमेंट आया था इसको पॉलिटिकल वाटरशेड भी कहा गया था, यानी कि देश के राजनीति से कांग्रेस का हटना। तो पॉलिटिकल वाटरशेड के रूप में 1967 के हम लोग समय को देखते हैं। तो बिहार का प्रथम वो व्यक्ति जो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के पोस्ट पे रहा था। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कई बार क्या है ना, बिहार के पॉलिटिक्स से जुड़ा में बिहार का मुख्यमंत्री और बिहार के राज्यपाल से आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कई बार पूछा भी गया है, और कई बार राष्ट्रपति शासन लगा है, कब लंबा चला कब छोटा चला, इन सबको आप लोग देख लीजिएगा। बिहार के पॉलिटिक्स यही सब सवाल पूछे जाने की संभावना हो सकती है। अब जैसे गवर्नर है, तो वो गवर्नर के नाम को याद रखेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजादी के बाद से 40 से ज्यादा बिहार में गवर्नर नियुक्त हो चुके हैं। तो इतने ज्यादा गवर्नर का नाम याद रखने किसी के वश में है नहीं। तो जो जो मुख्य है वो धीरे धीरे आप लोग याद करते चलेंगे। आज मैंने 2 लोगों का नाम बता दिया है, इसके पहले भी बताया हूंगा। अभी मुख्यमंत्री पर सवाल पूछ लिया गया आप लोगों से। थर्ड सवाल पूछा गया है, बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर जो रूरल लिटरेसी रेट है 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग कितनी है? 25, 33.9, 38, 39.9। तो आपको बता देना है बिहार का जो रूरल लिटरेसी रेट है वो कितना है। माना जाता है देश में कि बिहार सबसे मेहनती राज्य है, यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं। अब आपको यहाँ दिखाई देगा कि कितने प्रतिशत लोग हैं जो साक्षर हैं और वैसे लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। सही जवाब बताइए। बहुत बढ़िया, क्या नाम इनका? ब्रेव एंड ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। मेल एंड फीमेल का कॉम्बिनेशन है। अच्छा नहीं, गर्ल का है, ठीक है। ब्रेव मतलब गर्ल भी ब्रेव होती है। गर्ल्स आमतौर पे पुरुष को ब्रेव कहा जाता है, लड़कियां भी ब्रेव, ठीक है। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने बताया है। इससे पहले वो केरल के राज्यपाल के रूप में भी रह चुके थे, ये भी याद रखिएगा। इससे पहले वो केरल के राज्यपाल थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 39.9%। तो बिहार का जो ग्रामीण साक्षरता दर है वो है 39.9। 2011 के अनुसार बिहार का जो लिटरेसी रेट है वो 61.8 है। मतलब बहुत शर्मनाक स्थिति है, इतने प्रतिशत जो लोग हैं वो बिहार में साक्षर हैं। तब जब देश में देखा जाए तो 74.04% जो लोग हैं वो साक्षर हैं। तो साक्षरता का मतलब अगर देखा जाए क्या होता है, तो वो व्यक्ति जो 7 साल से ऊपर हो या 7 साल का हो उसको हम लोग लिटरेसी में काउंटर करते हैं, अगर वो पढ़ने लिखने में सक्षम है तो 7 साल। ये भी ये आप लोग उम्र याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि इसमें किस उम्र तक के लोगों की गणना की जाती है, तो 7 साल से स्टार्ट हो जाता है। तो बिहार की जो साक्षरता दर है वो है 61.8%। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें महिलाओं का भी बहुत कम प्रतिशत है। महिलाएं जो है 51%, लगभग 51.5 मान लीजिए। तो महिलाओं की जो साक्षरता दर बिहार में है वो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक स्थिति है। तो इस बात को भी आप ध्यान देंगे। पुरुष शायद 71.2 है, 71.2% पुरुष हैं और महिलाएं इतनी हैं। तो बिहार का जो लिटरेसी रेट, क्योंकि हम तो पुरुष हैं इस कारण से ये डेटा याद नहीं रखें, महिलाओं का आप लोग याद रखिएगा, 51.5% जो महिलाएं हैं बिहार में साक्षर हैं। ठीक है, तो यही वजह है कि इधर से नोट्स मांग के पढ़ लिख करके आप लोग जितना ज्यादा हो सके इस बार रिजल्ट दे दीजिएगा। मतलब ये चुनौती है बिहार के लिए महिलाओं के संदर्भ में। और बिहार में सबसे कम जो साक्षरता दर है महिलाओं का वो है शायद किशनगंज में महिलाएं बहुत कम साक्षर हैं, 55.5% है ना। पुरुष साक्षरता में रोहतास सबसे टॉप पे है, पुरुष में देखा जाए तो रोहतास टॉप पे है। तो वो सब डेटा एक बार आप लोग देख लीजिएगा। मतलब ये सब डेटा लास्ट में आप लोगों को रिवाइंड कराएंगे, क्योंकि अभी कराने से ना सब भूल जाएंगे। मेरी स्थिति खुद भी भूलने वाली है, इतना सारा डेटा है। तो लास्ट के समय में आप लोगों को सारा डेटा करवा देंगे। तो कौन सा जो जिला है वो पुरुषों के मामले में टॉप है, महिलाओं के मामले में टॉप है, इन सब पर लास्ट में एक बार चर्चा चल जाएगी। लेकिन हाँ, लिटरेसी रेट बिहार में चुनौतीपूर्ण है। अभी देखिए केरल
100% साक्षरता वाला है। इसके अलावा अभी मिजोरम इस सूची में पहली बार शामिल हो गया है ना। तो इन सबको देखते हुए बिहार को अभी समय लग जाएगा। तो जितना ज्यादा हो सके आप लोग पढ़ने लिखने पर ध्यान दीजिए। पुरुष वर्ग बिहार में पंचायती में फोकस रहता है। अब रील देखना वो धंधा बन गया है सारा। अगर टाइम पास का कोई बहुत बढ़िया जरिया है तो रील हो गया। पूरा चुनाव अब रील पे ही चलेगा। प्रशांत किशोर क्या बोल रहे हैं, मतलब परीक्षा आ गया है तो तैयारी करने के बजाय वो सारा का सारा जो है वो समय रील पे ही दे देंगे। तो रील से दूरी बना लीजिएगा जितना ज्यादा हो सके। और रील के लिए कंटेंट ना क्रिएट किया जाता है, हमेशा आप लोग उसके झांसे में चले आते हैं। टीवी स्टूडियो में मेरा अनुभव खुद ही रहा है। 2012, 13, 14, 15 एबीपी न्यूज में अलग अलग पार्टियों के नेता आते थे और आपस में कैमरा ऑन होने से पहले आपस में खूब बढ़िया से गला वाला मिल करके अपने अपने जगह पर जाते हैं। और जब शो खत्म होता है तो गले मिल करके लोग अपने अपने घर पर सवेरे के चाय पे इनवाइट करके जाते हैं। लेकिन वही जब कैमरा ऑन रहता है तो लोग आपस में लड़ते रहते हैं और इसी का इम्पैक्ट जनता पे पड़ जाता है। जनता को लगता है कि वो नेता लड़ते रहते हैं, ऐसा होता नहीं है। तो बिहार में 3 कठिया किससे संबंधित है? लोक संगीत की एक शैली से, भू राजस्व व्यवस्था से, नील की खेती पद्धति से, या फिर सिंचाई की पारंपरिक पद्धति से? सही जवाब बताइए। रील से आपको बचना है। समाज का रीलीकरण कर दिया गया है और रील के लिए कंटेंट तैयार किया जाता है। सवेरे फोन हो जाएगा कि आज आपसे शाम में लड़ाई होगी, उसका रील बनेगा, पोस्ट हो जाएगा, फिर जो है जनता के लिए वो अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो इस तरीके से लोगों को ना एक तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। तो आप लोग इस पर कंट्रोल किए रहिएगा। जैसे खाली टाइम में कुमार सानू का गाना सुन लीजिए, रील क्यों देखेंगे? बिहार में 3 कठिया किससे संबंधित है? मुकेश का गाना सुन लीजिए, रफी का गाना सुन लीजिए, किशोर का गाना सुन लीजिए, लता मंगेशकर हैं, अनुराधा पौंडवाल हैं। बिहार में 3 कठिया जो है वो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नील की खेती की एक पद्धति, लोक संगीत, भू राजस्व, सिंचाई। तो नील की खेती की एक पद्धति ही थी। जो 3 कठिया थी वो क्या था? नील की खेती की पद्धति से। यानी कि 3 कठिया में क्या था? भूमि के 3/20 हिस्सा, यानी कि अगर 20 कट्ठा है उसके 3 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी को हम लोग बिहार में क्या कहते थे? 3 कठिया पद्धति। आगे अगर सवाल नहीं हो तो इस पर थोड़ा और बता दें। हाँ, एक और बना लीजिए आप लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुश्की पद्धति में किसानों को नील की खेती के लिए अग्रिम नकद राशि, जो एडवांस कैश पेमेंट होता था, वो किया जाता था। कुरतौली पद्धति में किसान को नील की खेती के लिए जमीन, बीज इत्यादि की मालिक द्वारा दिए जाते थे और फसल का बड़ा भाग मालिक ले लेता था। 3 कठिया पद्धति में किसान अपनी जमीन के आधे भाग पर नील की खेती के लिए बाध्य होते थे। उपरोक्त में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3, सभी। आपको इसका उत्तर बताना है। तो सही जवाब और कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ आपको इस सवाल को पढ़ना है। ठीक है, एकाग्रता नहीं रहेगा तो आप कुछ भी गलत पढ़ सकते हैं। एग्जामिनेशन पास करने में एक आपका क्राइटेरिया एकाग्रता का भी बनता है, यानी कि आपका जो दिमाग है और आपकी जो ऊर्जा है वो एक बिंदु पर केंद्रित रहे। तो कुश्की पद्धति में किसान को नील की खेती के लिए अग्रिम राशि नकद दी जाती थी। सही उत्तर है ये। ठीक है, इसका जो विकल्प हो जाएगा केवल 1 और 2, जो 3 ऑप्शन है वो गलत है। क्यों? क्योंकि 3/20 भाग में नील की खेती करना होता था। यानी कि लगभग अप्रोक्स अगर देखा जाए तो 15% जो जमीन था वो नील की खेती के लिए वो दे सकते थे। तो इसी कारण से तीसरा विकल्प गलत हो गया। 1 और 2 दोनों सही है। तो कुश्की पद्धति में क्या होता था कि जो अंग्रेज थे वो किसान को नील की खेती करने के लिए एडवांस कैश पेमेंट, नकद राशि मुहैया करा देते थे और बदले में वो ब्याज के साथ उस राशि को वसूलते थे। और अगर किसान उस राशि को नहीं दे पाता था तो उनकी जमीन को जब्त भी कर लेते थे। तो इस तरीके से उनका पूरा का पूरा स्ट्रेटजी चलता था कि किसानों को किसी तरीके से चंगुल में, ऋण के चंगुल में फंसा लिया जाए और उनको उनकी जमीन से वंचित कर दिया जाए। इस कारण से कुश्ती को भी आप ध्यान रखेंगे। कुरतौली पद्धति में क्या था कि किसान नील की खेती के लिए जमीन, बीज इत्यादि वो दे देता था और इसके बदले में जो उपज था उसकी एक हिस्सा वो ले लेता था। यानी कि कुल पैदावार का एक हिस्सा अंग्रेज ले लेते थे या मालिक ले लेता था। तो इसको हम लोग कुरतौली कहते थे। तो कुरतौली पद्धति में किसान को नील की खेती के लिए जमीन, बीज आदि मालिक द्वारा दिए जाते थे। मतलब पहले सपोर्ट दे दिया गया और सपोर्ट देने के बाद फिर अगर वो नहीं चुका पाया तो फिर उपज का एक हिस्सा वो वसूली के तौर पे ले लेते थे। तो इस कारण से ये ऑप्शन 1 और 2 सही है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। जमीन के आधे भाग पे नहीं, लगभग 15% भाग पे या 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य होते थे। तो 3 कठिया पद्धति जो थी वो बिहार के चंपारण इलाके में थी। बिहार के कहां पे थी? चंपारण, यानी कि बेतिया मोतिहारी दोनों जगह पे। चंपारण का मतलब दोनों इलाकों में 3 कठिया पद्धति का प्रचलन था, जिसमें जो किसान थे वो 3/20 भाग में नील की खेती करने के लिए बाध्य होते थे।
बाध्य थे, अगर नहीं करते थे तो उनकी जमीन को कब्जा कर लेते थे। तो 3 कठिया पद्धति क्या थी, वो नील से संबंधित थी, यानी कि इंडिगो से संबंधित था। और इस कार्य में देखा जाए तो गांधी का भी आगमन रहा, यानी कि चंपारण के किसानों को पहली बार गांधी जी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया। तो गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह करके इस जो विभत्स जो पद्धति थी, जो 3 कठिया सिस्टम था, इससे मुक्त कराते हैं। और इस कार्य में उनके कुछ बिहारी सहयोगी थे, या फिर गांधी जी के सहयोगियों के रूप में अगर देखा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम को याद रखेंगे। इसके अलावा सच्चिदानंद सिन्हा का नाम याद रखिएगा। यह भी पूछा था कि चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी के सहयोगी के रूप में कौन कौन से लोग भूमिका निभाते थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा का नाम आप याद रखेंगे। मजहरुल हक साहब को याद रखिएगा, मजहरुल हक साहब, ठीक है, मजहरुल हक साहब हो गए। इसके अलावा महादेव देसाई थे, नरहरि पारिख थे, महादेव देसाई, नरहरि पारिख थे, है ना, सच्चिदानंद सिन्हा हो गए। तो इन सब लोगों ने ही गांधी जी के सहायक के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी। तो यानी कि इन सहयोगियों के सहारे गांधी चंपारण के किसानों से घूम घूम करके बात करते थे, उनकी बातों को नोट करते थे, और नोट करने के बाद फिर वो चंपारण कृषक समिति के आधार पे जब वो कमेटी बनी थी, तो फिर चंपारण के किसानों को नील की खेती करने से मुक्ति भी दिला दिए थे। इसको आप लोग याद रखेंगे। हम लोगों का 5वां हो गया, अब हम लोग आते हैं 6ठे में। अब आ जाइए आप लोग, रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत भूमि और भूमि कर, लैंड रेवेन्यू सीधे काश्तकार से लिया तथा बिचौलियों की भूमिका नहीं थी। इस व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले 1792 में 12 महल जिले से हुई थी। यह व्यवस्था संपूर्ण भारत में लागू की गई थी। लगभग 90% भूमि को आच्छादित कवर करती थी। उत्तर बताएंगे आप लोग। कल वाली क्लास आप लोगों की ना करंट अफेयर्स रहेगा। करंट अफेयर्स पे क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा आता है, तो कल 60-70 सवाल आप लोगों का ना, कम से कम 60 से 70 सवाल करंट अफेयर्स का करा देंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स रहेगा 60 से 70 प्रश्न। तो ये कल वाली क्लास में रहेगी, 5 बजे ही रहेगा। ठीक है, राजकुमार शुक्ल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। राजेंद्र प्रसाद, सत्यानंद सिन्हा बहुत बढ़िया। श्री कृष्ण सिंह भी थे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जवाब आया। धीरज का, प्रियंका प्रियंका प्रियंका, श्री कृष्ण सिंह बहुत बढ़िया। और इसमें आप लोगों से पूछा गया है, बहुत बढ़िया जवाब आ गया है। तो सही उत्तर क्या है हम लोग देख लेते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत भूमि कर सीधे काश्तकार, कल्टीवेटर से, पीजेंट से लिया जाता था। बिचौलियों की भूमिका नहीं थी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं था। इस व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले 1972 में 12 महल जिले से हुई थी। तो यह भी सही है। 1792 में सबसे पहले आज जो तमिलनाडु है उसके 12 महल से शुरुआत की गई थी। यह व्यवस्था संपूर्ण भारत में नहीं बल्कि भारत के कुछ क्षेत्रों जैसे मद्रास, बॉम्बे, असम इत्यादि को मिलाकर के लगभग जो ब्रिटिश भारत है उसके 51% भाग पर यह था। तो इसी कारण से इसका जो उत्तर है वो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और केवल 2। तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था वो क्या था, इसमें किसान को ही भूमि का मालिक बना दिया गया था। जो पीजेंट था, जो कल्टीवेटर था, जो टिनेंट था, यानी कि जो किसान थे वही जमीन के मालिक थे। बीच में कोई भी बिचौलिया नहीं था, तो उनको जमीन का मालिक बना दिया गया था। लेकिन अगर वो लगान चुकाने में असफल रहते थे तो उनकी जमीन को ले लिया जाता, हड़प लिया जाता था। तो इसमें किसान सीधे भूस्वामी के रूप में थे, बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं थी। इस व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले 1792 में 12 महल जिले में शुरुआत हुआ था। उसके बाद जब टॉमस मुनरो मद्रास का गवर्नर था तो उसके बाद मद्रास में इसको लागू किया था, है ना। और उसके बाद फिर बॉम्बे में भी लागू हुआ, असम के कुछ भागों में लागू हुआ था, और कुल ब्रिटिश भारत का 51% भाग पर यह व्यवस्था भारत में लागू हो गई थी। तो इसी कारण से आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गिनी गुणांक को कोरेडो गिनी नामक सांख्यिकी विद द्वारा विकसित किया गया था। लॉरेंज कर्व का प्रत्येक बिंदु उस आय समूह को दर्शाता है जो कुल आय के निश्चित प्रतिशत से कम आय प्राप्त करता है। गिनी गुणांक का मान हमेशा 0 और 1 के बीच होता है, जहां 0 का अर्थ पूर्ण समानता है और 1 का अर्थ पूर्ण असमानता है। आपको इसका उत्तर बताना है। सही उत्तर क्या है 7th का?
आज कौन से ऐसे लोग जो नए आए हैं? बिल्कुल, कितने लोग की ये पहली क्लास है? ब्रेव एंड ब्यूटीफुल का जवाब आ गया। 1, 2 और 3 ऑल सही लग रहा है। और कोई लग रहा है? यानी कि अभी कंफर्म नहीं है अपने उसमें उत्तर में, श्योरिटी नहीं है। अच्छा, मौसम कहना है कि आपका जो है वो न्यू है, ठीक है। मौसम की संकल्पना भले ही पुरानी हो, लेकिन आप इस क्लास में नए हैं। और नसीम शहर भी लगता नए ही हैं। तो इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 सभी। तो गिनी गुणांक को कोरेडो गिनी नामक संख्या, तो कोरेडो गिनी जो थे वो इटली के थे और 1912 में 1912 में ये संकल्पना दिए। गिनी गुणांक नामक जो संकल्पना आया था वो यही आया था, ठीक है। तो गिनी गुणांक को आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आगे प्रश्न तो नहीं है? नहीं। तो गिनी गुणांक क्या होता है कि वो आय की असमानता को भी दिखा देता है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। लॉरेंज वक्र का प्रत्येक बिंदु उस आय समूह को दर्शाता है जो कुल आय के निश्चित प्रतिशत से कम। इसका मतलब ये हो गया कि यह क्या एक प्रतिनिधि लाइन है जिसपे एक तरफ देखा जाए तो जो कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत होता है वो दिखाया जाता है, और यहाँ पे कुल आय का। तो लॉरेंज वक्र हो गया। और गिनी गुणांक का मान जो है वो हमेशा, यानी कि जो 0 है वो पूर्ण समानता की स्थिति है और 1 जो है वो असमानता की स्थिति हो जाती है। तो इसी कारण से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा अगर वन लाइनर सवाल रहे ना कि गिनी गुणांक का संदर्भ किससे है, तो आय की असमानता से है। गिनी गुणांक का आय की असमानता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ष 1945-46 में दिल्ली के लाल किले में हुए आईएनए के मुकदमे के प्रमुख बचाव पक्ष के वकील भोला भाई देसाई थे। इस मुकदमे में आईएनए के जिन 3 अधिकारियों पर कोर्ट मार्शल चलाया गया वे प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो और सादत खां थे। तीसरा है, जवाहरलाल नेहरू, कैलाशनाथ काटजू और आसफ अली जैसे प्रसिद्ध नेताओं ने भी वर्षों बाद पुनः वकालत कर बचाव पक्ष की पैरवी की। और आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3 सभी सही हैं। उत्तर बताएं आप लोग। ज्यादा कठिन तो नहीं लग रहा है आप लोगों को? नशीम ओल्ड स्टूडेंट हैं, ठीक है। ब्रेव एंड ब्यूटीफुल का उत्तर आ गया ऑल। प्रियंका कुमारी का ऑल। तो यहां पे आप लोग फंस गए। ब्रेव एंड ब्यूटीफुल 1 और 2 सही लग रहा है, बट ऑप्शन 3 में कंफ्यूजन है। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 3। 1945-46 में दिल्ली के लाल किले में, है ना, जिसको रेड फोर्ट ट्रायल के नाम से हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो आईएनए के मुकदमे के जो प्रमुख थे, वो वकील जो थे वो भोला भाई देसाई ही थे। तो भोला भाई जो देसाई थे वो ब्रिटिश कोर्ट में ये प्रैक्टिस कर रहे थे, या ये इस केस को लड़ रहे थे जिसमें क्रांतिकारियों को बताया गया था कि ये युद्ध बंदी हैं, गद्दार नहीं है। ये युद्ध बंदी हैं, गद्दार नहीं है। तो बचाव पक्ष के वकील के रूप में भोला भाई देसाई अपनी भूमिका को निभा रहे थे, क्योंकि उस समय जो अंग्रेज थे वो किसी भी तरीके से भारतीयों को गद्दार या देशद्रोही कहने की एक परंपरा विकसित कर लिए थे, या उन्होंने इसको फंडा ही अपना बना लिया था। तो इसी केस की लड़ाई में भोला भाई देसाई क्रांतिकारियों के तरफ से लड़ाई करते और इनको निर्दोष साबित किया गया था। बाद में इनको रिप्राइव यानी कि मृत्युदंड भी नहीं दिया गया था। इस मुकदमे में आईएनए के जिन 3 अधिकारियों पर कोर्ट मार्शल चलाया गया वे थे प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह और शहबाज खान थे। सादत खान नहीं थे। एक का नाम क्या था? शहबाज खान, शहबाज खान, ठीक है। तो इस कारण से यहां पे ऑप्शन 2 जो है वो गलत हो गया, सादत खान ही था। जवाहरलाल नेहरू, कैलाशनाथ काटजू, आसफ अली, तेज बहादुर सप्रू जैसे जो वकील थे वर्षों बाद वकालत करना स्टार्ट किए, क्योंकि बहुत ही आवश्यक हो गया था इन क्रांतिकारियों को फर्जी मुकदमे से बचाना। फर्जी मुकदमे का सिलसिला उस समय भी था जैसे आज है, तो इसी कारण से अच्छे वकील की आवश्यकता होती है। तो इन्होंने फिर से वकालत अपनी स्टार्ट की और बचाव पक्ष की तरफ से अपना केस लड़ा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3। इतिहास में इसको रेड फोर्ट ट्रायल्स भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है, सही कालानुक्रमिक
क्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करना है। मुस्लिम उद्धार दिवस, डायरेक्ट एक्शन दिवस, कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा, व्यक्तिगत सत्याग्रह। आपको इसका उत्तर बताना है कि इसमें जो है आप सही बताएं कि पहले कौन हुआ है और बाद में कौन हुआ है। तो घटनाओं को व्यवस्थित कर देना है आपको, कहने का मतलब शुरू से लेके अंत तक का, मतलब पहले कौन रहा बाद में कौन रहा, इसको एडजस्ट कर देना है। तो 3-1-4-2, 1-2-3-4, 4-3-2-1, 1-3-2-4, आपको इसका उत्तर बता देना है सही जवाब क्या है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले क्या हुआ कि अक्टूबर का समय था, 1938 का वो समय था, 39 का समय था। तो उस समय जो प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उसने इस्तीफा सबसे पहले दे दिया। तो कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा हो गया, और जब इस्तीफा हो गया तो उसके बाद उसी खुशी में मुस्लिम उद्धार दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह तीसरे नंबर पर आता है और डायरेक्ट एक्शन दिवस चौथे नंबर पर आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, सबसे पहले 3, फिर 1, फिर 4 और फिर 2। ठीक है, क्योंकि ये जो घटना है व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये अक्टूबर 1940 की घटना है, 16 अगस्त 46 की घटना डायरेक्ट एक्शन दिवस है। तो इस कारण से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कुल मिलाकर के ये जो पूरा का पूरा कालक्रम रहा वो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि सब लोग बना दिए होंगे। ये दिसंबर की घटना थी, मुस्लिम उद्धार दिवस। नेक्स्ट, निम्नलिखित आंदोलनों को उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। दक्कन का दंगा, डेक्कन दंगे, डेक्कन रायट्स, इंडिगो आंदोलन, पंजाब में भूमि अलगाव के खिलाफ आंदोलन, या फिर पाटनी आंदोलन। चारों को आपको बताना है कौन पहले रहा कौन बाद में रहा। सही उत्तर क्या है, चारों को व्यवस्थित करके बताना है ये जो कालानुक्रम है वो कैसे कैसे हुआ है, कौन सी घटना पहले आई है कौन सी घटना बाद में आई है। उत्तर बताएंगे 10वीं का। आज आप लोगों को कठिन लग रहा है प्रश्न, उतना जवाब आ नहीं रहा है, कभी कभी थोड़ा टफ भी बना लीजिए। मुस्लिम उद्धार दिवस 16 अगस्त को नहीं, वो डायरेक्ट एक्शन वाला था, है ना। इसको कहा गया था डे ऑफ डिलीवरेंस, मुस्लिम उद्धार दिवस। यानी कि जो कांग्रेस जो थी वो प्रांतीय विधानसभाओं से अपनी मतलब त्यागपत्र दे दी, मतलब पूरा का पूरा कैबिनेट ही त्यागपत्र दे दिया। तो उसके बाद से मुस्लिम लीग को लगा कि अब हम अपनी राजनीतिक शक्ति के रूप में उत्कर्ष कर सकते हैं, इसी कारण से उसने इस तरीके से उद्धार दिवस मनाया था। ठीक है, हिस्ट्री को ना कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ेंगे, डेट तो खैर याद करना मजबूरी है, डेट याद करना मजबूरी रहे, क्योंकि पूछा ही ऐसा जाता है। किसी के लिए भी हम लोग को पढ़ाने के लिए भी डेट याद रखना मजबूरी है, अदरवाइज कौन इसको याद करता है। अगर यही रहता है कि आईफोन प्रो 16 में कितने मेगापिक्सल का कैमरा होता है तो फिर सब लोग बता देता, क्योंकि उसमें एडवर्टाइजमेंट वगैरह से दिमाग में याद हो जाता है, कभी ना कभी तो दिख ही जाता है। लेकिन पूछा क्या जाता है, पानीपत का युद्ध कब हुआ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो आपको ये सूचना याद करना पड़ेगा, गूगल के सहारे एग्जामिनेशन में तो दे नहीं पाएंगे। सवाल थोड़ा सा वर्तमान संदर्भ में भी बनाना चाहिए। टेक को अगर जोड़ लिया जाए तो टेक से भी बहुत अच्छा अच्छा सवाल पूछा जा सकता है। एआई वगैरह पे तो सवाल आएगा ही नहीं प्रीलिम्स में, जब भी आएगा वो मेंस में आता है। तो इसका देखिए पहले हो जाएगा पाटनी। ठीक है, 1838 की ये घटना है, बंगाल की घटना है, तो पाटनी आंदोलन 4, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद इंडिगो 1859 60, तो इंडिगो को भी याद रखेंगे, ये 2 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 1, यानी कि दक्कन का दंगा 1875 1875, और पंजाब में भूमि 1900 1900 में। तो ये जो सीरीज है वो 4 2 1 3 हो जाती है। तो सबसे पहले दक्कन में, सबसे पहले पाटनी आंदोलन बंगाल में होता है, उसके बाद इंडिगो आंदोलन, जो पश्चिम बंगाल का जो नदिया इलाका था ना वहां से ये नील विद्रोह होता है। ठीक है, इसी को ब्लू रिवोल्ट भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, ब्लू रिवोल्ट। तो अगर आपसे ये पूछा जाए ना नीला विद्रोह, तो नीला विद्रोह वही बंगाल की घटना का है, इंडिगो वाला ही 1859 वाली ही घटना है। तो 1859-60 में नील विद्रोह हुआ था
वेस्ट बंगाल में। कुछ भाग हो सकता है चंपारण भी प्रभावित हो, लेकिन बेसिकली ये बंगाल का ही ब्लू रिवोल्ट रहा, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी सब आसान है। दक्कन दंगा 1875 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट बनाएंगे आप लोग, इनमें से किस बिहार के नेता ने हामोंड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार फ्रेंचाइजी की मांग रखी थी? यानी कि वो नेता जो डिप्रेस्ड क्लास के सामाजिक राजनीतिक की जो मांग थी वो रांची में उपस्थित होकर रखते हैं। जयप्रकाश नारायण, बाबू जगजीवन राम, राम मनोहर लोहिया, राजकुमार शुक्ल। तो किस नेता ने हामोंड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी? उत्तर बताएंगे। सही जवाब क्या होगा? 1932 की यह घटना है, वर्ष 1932 की ये घटना है। बताइए। लूसीफर, अब लूसीफर जुड़ गए हैं, ए विकल्प बता रहे हैं। अब लूसीफर जुड़ गए हैं या जुड़ गई हैं, जो भी रहे, तो इनका उत्तर आया ए। इनमें से किस बिहार के? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाबू जगजीवन राम ने ही, ध्यान रखेंगे, रांची में उपस्थित होकर के हामोंड कमीशन के समक्ष जो डिप्रेस्ड क्लास था उसके लिए मताधिकार की मांग करते हैं। यानी कि जो डिप्रेस्ड क्लास दलित है उनके राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की मांग को लेकर के रांची में जाते हैं, उपस्थित होते हैं और मांग करते हैं। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। जो उनके पॉलिटिकल और सोशल जो राइट है, तो इस मांग को रखा जाता है रांची में बाबू जगजीवन राम के द्वारा। क्या ये उप प्रधानमंत्री भी थे? क्या ये उप प्रधानमंत्री थे जनता पार्टी की सरकार में, या कोई और था? आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद बिहार में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? महाराज फतेह बहादुर शाही, बाबू कुंवर सिंह, राम गोविंद राम, या फिर चैत सिंह? तो बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद पूछा गया है। सही जवाब क्या है? लूसीफर पीडीएफ कैसे दे दिया जाए आप लोगों को? पीडीएफ कल करंट अफेयर्स वाला भी पीडीएफ दे देंगे आप लोगों को ना। तो व्हाट्सएप का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दिया जाएगा, ताकि पीडीएफ वगैरह आप लोग को भेज दिया जाए। धीरज का उत्तर आ गया, ये बहुत सुंदर जवाब आ गया। तो महाराज फतेह बहादुर शाही, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद, ये 1765 की घटना थी। आज का जो एक जगह है हिस्सेपुर, शायद वो सारण या गोपालगंज के आसपास में कहीं है, तो वहीं की ये महाराज थे फतेह बहादुर शाही, और इनसे लगान मांगा गया था। तो लगान देने से और ब्रिटिश जो अधीनता थी उसको स्वीकार करने से मना कर दिया था। तो बिहार में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत कर दी गई थी महाराज फतेह बहादुर शाही के द्वारा। तो पहला आप ध्यान रखेंगे कि इस तरीके से अंग्रेजों का प्रतिकार विरोध किया गया था बिहार में ही, महाराज फतेह बहादुर शाही। 13 नंबर का सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के प्रसिद्ध 7 शहीद में से कौन बीएन कॉलेज का छात्र था? उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार। ये सातों जो आप इनको शहीद कह दें, स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 1942 की यह घटना है, सातों के नाम को आप याद रखेंगे। सातों में से पूछा जा सकता है कि ये जो सत्याग्रही थे या जो ये क्रांतिकारी थे, इनमें से कौन रहा है, कौन नहीं रहा है। तो ऑप्शन भी आपको दे देगा, 2-4 नाम देकर के पूछा जा सकता है कौन था कौन नहीं था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के प्रसिद्ध 7 शहीद में से कौन एक बीएन कॉलेज पटना का छात्र था? उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, या फिर जगपति कुमार? हाँ, तो पीडीएफ आंसर के साथ ही मिलेगा ना, पीडीएफ आंसर के साथ भेज दिया जाएगा। अब व्हाट्सएप ग्रुप पिछले 10 दिनों से मैं बोल रहा हूं, लेकिन अभी कल हो जाएगा। आज कल एक्शन डे के रूप में कल तुरंत हो जाएगा, ठीक है। बहुत सुंदर जवाब आ गया, जगपति कुमार। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुआ क्या था कि जब देश में 9 अगस्त को सारे नेताओं की गिरफ्तारी, मतलब जो भी राष्ट्रीय आंदोलन के जो महत्वपूर्ण जो शीर्ष नेता थे उन सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में डाल दिया गया था।
तो उस समय बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में ये जो सातों स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने एक झंडा लेकर के, इसी को सचिवालय गोलीकांड भी कहा जाता है, तो उनका ये मानना था कि हम अपने सचिवालय पे तिरंगा झंडा फहराएंगे। और उसी क्रम में पटना के कमिश्नर थे WG आर्चर थे या आर्थर साहब थे, तो आर्चर के निर्देश पे गोली चला दी जाती है, गोली चला दी जाती है। यह घटना है 11 अगस्त 1942 की। 11 अगस्त 1942 को WG आर्चर के आदेश पे इन स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों पर गोली चला दी जाती है और सातों छात्र शहीद हो जाते हैं। और सारे के सारे जो छात्र थे, कोई 14 साल का था, कोई 12 साल का था, कोई 15 साल का था, कोई 16 साल का था, तो ये सातों छात्र शहीद हो गए। देखिए इनमें कितनी ज्यादा देशभक्ति की जो लहर या कहें इनके खून में ही देशभक्ति था, तो कितना ज्यादा देशभक्ति के प्रति ये प्रेरित थे। तो इसी उम्र में वो गोली भी खा लेते हैं। और इन सातों के नाम याद रखेंगे आप। सबसे पहले देवी पद चौधरी, देवी पद चौधरी, ठीक है। उसके बाद राम गोविंद सिंह, राम गोविंद सिंह। एक है रामानंद सिंह, रामानंद सिंह। उसके बाद जगपति, जगपति कुमार, सतीश प्रसाद झा पांचवा, सतीश प्रसाद झा। एक है उमाकांत प्रसाद सिन्हा, ठीक है। जगपति, सतीश, रामानंद, उमाकांत प्रसाद सिन्हा, सिन्हा। एक और कोई थे, याद नहीं आ रहा, शायद राजेंद्र कुमार या राजेंद्र सिंह थे, ठीक है। एक राजेंद्र सिंह थे। तो कुल ये 7 छात्र जो थे शहीद हो जाते हैं, ठीक। मतलब ये स्थिति थी, आज सुनकर के भी अंदर से हिल जाते हैं कि किस तरीके से ये जो छात्र थे वो गोली खा लिए, है ना। मारने वाला कैसा था। देवीपत चौधरी, रामानंद सिंह, बहुत सुंदर जवाब। राम गोविंद सिंह, ठीक है। उमाकांत प्रसाद, ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब आ गया। जगपति प्रसाद यादव, उसके बाद जगपति प्रसाद यादव नहीं थे, जगपति कुमार थे। अब प्रसाद यादव होंगे तो हो सकता है। सबसे कम उम्र के थे देवीपद चौधरी, बहुत सुंदर जवाब आ गया, ठीक है। तो आप लोगों ने लिख करके भी याद कर लिया है। तो इतने सारे नाम को मैंने बता दिया आप लोगों को। नाम याद रखना थोड़ा क्लिष्ट है, नाम याद कैसे कर लें, लेकिन कोई कोड बनता नहीं है इसका। देवी राम राम राज, ज स और उ। मान लीजिए अगर सातों को थोड़े पल के लिए याद रखना है, देवी राम राम राज, अब देखिए याद हो जाएगा। एक तो देवीपद चौधरी हैं, राम गोविंद सिंह, रामानंद सिंह, राजेंद्र, एक हो गया जगपति, एक हो गया सतीश और एक हो गया उमाकांत। ये हो गया सातों। लेकिन आप लोग थोड़े टर्म के लिए अगर याद कर सकते हैं तो इस तरीके से कोई और सा कोई बना लीजिएगा, ताकि 13 सितंबर तक आपको याद रहे। उसके बाद गूगल से मिल जाता है जवाब। और वैसे आपके दिमाग में केवल इतना ही कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार से 7 जो स्वतंत्रता सेनानी थे बहुत कम आयु में शहीद हो गए। बस ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। नाम इंटरनेट से मिल जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के प्रसिद्ध 7 शहीद में से कौन BN कॉलेज पटना का छात्र था? तो जगपति कुमार पटना के छात्र थे। उलन गुलान या उल गुलान आंदोलन किससे संबंधित है? द ग्रेट रिवॉल्ट किससे संबंधित है? कान्हू मुर्मू, रूपा नाइक, बिरसा मुंडा या फिर जोरिया भगत? सही जवाब क्या है? तो उलन गुलान या उल गुलान पूछा गया है। ये जो आंदोलन है इसी को महाविद्रोह भी कहा गया है। महाविद्रोह किसने प्रारंभ किया? ये तो बहुत आसान सवाल पूछा गया है। हाँ, सारे नेम प्रैक्टिस से आपको याद, 13 सितंबर तक आपको याद रखना है। 11 अगस्त की ये घटना है और कमिश्नर किसके निर्देश पे गोली चलाई गई? आर्चर के निर्देश पे गोली चला दी गई थी। तो उल गुलान आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था वो बिरसा मुंडा के द्वारा। तो ये जो शब्द है वो मुंडारी भाषा का है और इसी का अर्थ हो जाता है महान विद्रोह। महान विद्रोह, यही आपको मेंस में सबसे पहला लाइन लिखना पड़ता है कि उलन गुलान का तात्पर्य या उल गुलान का जो तात्पर्य है वो क्या है? महान विद्रोह है। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था 1895 के समय, है ना, किया गया था। तो उसको याद रखिएगा, बिरसा मुंडा के द्वारा।
और ये जो मुंडा का विद्रोह रहा था वो जैसे मुंडा की मृत्यु हुई तो समाप्त भी हो गया था। तो लेकिन इसका एक अच्छा परिणाम रहा कि इसके बाद से छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पारित कर दिया गया था। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। 1908 का वो समय था जब छोटा नागपुर के लिए छोटा नागपुर टीनेंट या जो काश्तकारी जो अधिनियम है उसको पास कर दिया गया था, यानी कि जो किसान थे उनको उनके अधिकार को रखा गया था। इसमें एक और जो सिस्टम था ये खुटकट्टी प्रथा थी। खुटकट्टी का मतलब ये हो गया कि जो मुंडा लोग थे वो सामूहिक भूमि पर खेती करते थे। उनके यहाँ क्या प्रचलन था कि एक भूमि थी उसी पर वो सामूहिक खेती करते थे और जितना भी फसल का जो पैदावार होता था उसको आपस में बांट लेते थे। अब अंग्रेजों को इन्हीं पे नजर पड़ गया तो जमींदारों, साहूकारों, महाजनों के सहायता से चंगुल में फंसाने का काम शुरू कर दिए थे। इसी कारण से इन्होंने एक नारा भी दिया था, अब वह राज कायम करो, है ना, यानी कि अपनी जमीन वापस लो, अपना राज कायम करो। तो वो बाहरी लोगों को दिकू कहते थे। दिकू का मतलब क्या होगा, जो भी बाहर के लोग हैं, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे बाहर से आया हुआ कोई जमींदार हो या कोई महाजन हो या कोई साहूकार हो। तो उलन गुलान आंदोलन जो था वो नेतृत्व करता थे बिरसा मुंडा। 1921-22 में अवध क्षेत्र के किसानों द्वारा चलाए गए उस आंदोलन की पहचान कीजिए जो हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबांकी और सीतापुर में केंद्रित था, जिसके प्रमुख नेता मदारी, पासी और सहरेब थे। तो दो आपको ऐसे ही याद हो गया एका आंदोलन वाले, तो मदारी, पासा और सहरेब थे। वो एका आंदोलन को आप ध्यान रखेंगे, एकाट या एका आंदोलन। एका का मतलब हो गया यूनिटी, एकता। तो इस आंदोलन को ध्यान रखिएगा। 1921-22 में अवध के किसानों की तरफ से ये आंदोलन चला दिया गया था। नेक्स्ट बनाएंगे आप लोग। इनमें से किस ब्रिटिश वायसराय की अंडमान द्वीप समूह में छुरा, चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी? लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड रिपन? तो किस ब्रिटिश वायसराय की अंडमान द्वीप समूह में छुरा मार करके हत्या कर दी गई थी? और ऐसा मृत्यु प्राप्त करने वाला या ऐसा हत्या हो जाने वाला ये पहला और आखिरी ब्रिटिश वायसराय भी था। तो ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। 1872 का वो समय था। तो लॉर्ड मेयो को हम लोग देखते हैं कि वो वायसराय था जिसकी चाकू से हत्या कर दी गई थी शेर अली आफरीदी के द्वारा। एक अफगान पठान जो कैदी ही था, तो शेर अली अफरीदी नाम था। शेर अली के द्वारा यह हत्या कर दिया गया था और इस हत्या के बाद से अंडमान के सेलुलर जेल में सुरक्षा बहुत ज्यादा कड़ी कर दी थी। तो मेयो के कार्यकाल का जो उल्लेख किया जाता है वो हम लोग करते हैं कि मेयो के समय में पहली बार भारत में 1872 में क्या हुआ था? जनगणना हुआ था, सेंसस हुआ था। पहली बार क्या हुआ था? जनगणना हुआ था। 1872 में ही डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना की गई थी। कृषि के लिए एक विभाग की स्थापना कर दी गई थी। मेयो के समय में क्या था कि बजट घाटा कम करने के लिए जो टैक्स था, वो आयकर जो था वो बढ़ा करके 1 से 2.5% कर दिया गया था। आयकर की जो सीमा थी वो 1 से बढ़ा करके 2.5% कर दिया गया था। और मद्रास, बॉम्बे के इलाकों में इसने साल्ट यानी कि जो नमक कर था उसमें वृद्धि भी कर दी गई थी। तो मेयो के समय के जो घटनाएं थी वो भी आप लोग ध्यान में रख लेंगे, 1872 और उसके बाद के समय का। नेक्स्ट है, मुझे और मेरे आंदोलन को तुमने भेड़ियों के सामने फेंक दिया। यह कथन फ्रंटियर गांधी यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खां ने किसके संदर्भ में कहा था? कांग्रेस नेतृत्व, मुस्लिम लीग, ब्रिटिश सरकार या फिर वायसराय? तो मुझे और मेरे आंदोलन को, आप लोग को पता है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में एक आंदोलन जो कि खुदाई खिदमतगार भी यानी कि ईश्वर के सेवक के रूप में वहां आंदोलन चल रहा था ब्रिटिशर के खिलाफ ही। तो मुझे और मेरे आंदोलन को तुमने भेड़ियों के सामने फेंक दिया, यह कथन फ्रंटियर गांधी ने किसके संदर्भ में? कांग्रेस के संदर्भ में कहा गया था। कि कांग्रेस के संदर्भ मतलब ये वो नेता थे जो विभाजन को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे। तो इसी संदर्भ में उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था। तो आप लोग याद रखिएगा, फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन विख्यात थे? खान अब्दुल गफ्फार खां, क्योंकि इनका भी जो आंदोलन था वो सत्याग्रह के सिद्धांत पे चल रहा था, अहिंसात्मक आंदोलन था। रेड कुर्ती के नाम से ये जाने, इनका जो संगठन था वो जाना गया था। मुख्य खालसा दीवान ने किसे गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? अकाली नेता, गदर पार्टी के क्रांतिकारी, राष्ट्रवादी समाजवादी पार्टी के नेता, स्वराजवादी। मुख्य खालसा दीवान ने किसे गिरे हुए सिख, फॉलन सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया? तो गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को। तो चीफ खालसा दीवान एक संगठन था, ये वो संगठन था जो अंग्रेजों की गुलामी करता था या अंग्रेजों की मुखबिरी करता था, अंग्रेजों का समर्थन करता था, अंग्रेजों के हित में ये काम करता था। इसी वजह से गदर पार्टी के लोगों को इसने फॉलन सिक्स कहा था। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, मुख्य खालसा दीवान ने गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को
फॉलन सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेजों के प्रबल पक्षधर थे, उनके सपोर्ट में रहते थे। पूना पैक्ट कब हस्ताक्षरित किया गया था? 20 अगस्त 1932 को, 22 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932 को, 20 जुलाई 1932 को। तो पूना पैक्ट की बात कर दी गई है, कब यह हस्ताक्षरित किया गया था? बताइए सही जवाब क्या है? ठीक है, आप लोगों से बन रहा है, बहुत बढ़िया। सी सही जवाब इसका ऑप्शन सी, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट किया गया था गांधी अंबेडकर के बीच में। ठीक है, तो जो कम्युनल अवार्ड आया था 1932 में, तो इसमें क्या था कि जो डिप्रेस्ड क्लास था, जो दलित था, तो इनके लिए क्या था, अलग मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था कर दी गई थी, यानी कि अलग मतदान क्षेत्र, अलग मताधिकार क्षेत्र की बात, यानी कि इनका जो निर्वाचन क्षेत्र था वो अलग करने की बात कर दी गई थी। निर्वाचन क्षेत्र ही इनके रूप में रिजर्व रखा जाए। तो इसी कारण से गांधी जो थे, उनको जब पता चला तो उन्होंने जेल से ही आंदोलन करना शुरू कर दिया, अनशन पे वो बैठ गए। तो इसी कारण से पूना पैक्ट किया गया गांधी और अंबेडकर के बीच में। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित किया गया था। मद्रास में जस्टिस पार्टी ने किस कारण से डायरकी द्वैध शासन के प्रयोग को अपेक्षा के सफल बना दिया था? शैक्षणिक स्थिति, अंग्रेजों के प्रति वफादार रवैया, गरीब समर्थक दृष्टिकोण, ब्राह्मण विरोधी रुख। 1916 का वो समय था जब मद्रास में जस्टिस पार्टी ने इन कारणों से द्वैध शासन के प्रयोग को अपेक्षाकृत सफल बना दिया था। सही जवाब बताइएगा। इस पार्टी की स्थापना 1916 में की गई थी। तो ब्राह्मण विरोधी रुख यहां पे ध्यान रखेंगे, यानी कहने का मतलब कि जस्टिस जो पार्टी थी, ये पार्टी वो पार्टी हो गई जो नीचे के क्लास के जो लोग थे उनके अधिकारों के लिए बनी थी, और इसी कारण से ब्राह्मण विरोधी रुख अपनाते हुए फिर उन्होंने इसको सफल बना दिया था। तो इस कारण से जस्टिस पार्टी को भी याद रखेंगे, 1916 को भी आप याद रखेंगे। हो सकता है कि ईयर वगैरह भी आप लोगों से पूछ लिया जाए। 1930 में वेदारण्यम सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई, सी चक्रवर्ती यानी कि चक्रवर्ती राजा राजगोपालाचारी, के कामराज, एनी बेसेंट। सही जवाब क्या है? वेदारण्यम सत्याग्रह का जो नेतृत्व है, इसके लीडर कौन थे पूछा गया है। तो जिस तरीके से देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, यानी गांधी जी का जो दांडी मार्च था, तो दांडी यात्रा जो गांधी की थी, तो ठीक वैसे ही दक्षिण भारत में भी इस तरीके से यात्रा निकाली गई थी, और इसके नेतृत्व करता थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो वेदारण्यम सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया गया था वो राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया था। लगभग वो भी 240 किलोमीटर की यात्रा किए थे, और के कामराज भी सहयोगी की भूमिका में थे। लेकिन जो कि पूछा गया है नेतृत्व कौन किया था, तो राजगोपालाचारी को आप ध्यान रखेंगे। चंपारण सत्याग्रह का कौन सा पक्ष वास्तव में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? राष्ट्रीय आंदोलन में वकीलों, छात्रों और महिलाओं की सक्रिय अखिल भारतीय भागीदारी, राष्ट्रीय आंदोलन में दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी, किसान असंतोष का भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ जाना, रोपण फसलों एवं व्यावसायिक फसलों की खेती में भारी कमी। तो पूछा गया है कि कौन सा पक्ष वास्तव में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, पूछा गया है। सही जवाब बताइएगा। तो इसका उत्तर है किसान असंतोष का भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ जाना। पहली बार किसानों की समस्या को गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर रखा, और उसकी सहायता के लिए बिहार आए, खुद सक्रिय भूमिका निभाए, अपना जो हथियार सत्याग्रह का था यानी कि सत्य और अहिंसा का था, उसकी जो प्रयोगशाला थी बिहार में, उसको सफल भी करते हैं। तो पहली बार किसानों की समस्याओं को गांधी जी ने ही राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ दिया। इसी कारण से सबसे महत्वपूर्ण जो घटना हुआ इसमें, वो किसान असंतोष का भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ जाना हुआ। गांधी जी की जब लॉन्चिंग हुई राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में, तो लॉन्चिंग बिहार से ही होती है, सत्याग्रह से ही होती है, चंपारण से ही होती है। वकील छात्र महिला क्या 1905 में नहीं थे ही, पहली बार हुआ किसान असंतोष का। भारत के उत्तर भारतीय मैदान एवं प्रायद्वीपीय भारत, जो पेनिनसुलर इंडिया है, इसके बीच भौगोलिक रूप से स्पष्ट जल विभाजक कौन सी पर्वत श्रृंखला बनाती है? सतपुड़ा, विंध्यन, महादेव, कैमूर। तो पूछा गया है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाला वो प्राकृतिक विभाजक कौन सा है जो आपको मध्य भारत में दिखाई देगा?
चंपारण में लखनऊ, लखनऊ में वो कांग्रेस अधिवेशन की बात कहा गया है। ठीक है, लक्ष्मण सेन सुपौल से, अच्छा सुपौल से जुड़ गए हैं। सुपौल में बारिश हो रही होगी ना इस बार। इस बार अनाउंसमेंट किया गया, प्रचार किया गया कि बहुत ज्यादा बारिश होगी, और ऐसा हुआ कि बारिश ही खत्म हो गया। हालांकि कल परसों से बारिश हो रही है, दिल्ली से लेकर बिहार तक बारिश हो रही है आप लोगों की। सुपौल में ज्यादा हो रही है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बंगाल की खाड़ी से नजदीक है। विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, बहुत बढ़िया जवाब आ गया। तो विंध्य पर्वतमाला को ध्यान रखेंगे। तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाला जो पर्वत है वो है विंध्यनदेज। और इस पर एक और सवाल है, आप लोग इसको बनाएंगे अगले सवाल में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहले विचार कर लेंगे, अपने दिमाग और ऊर्जा को एक बिंदु पर ला करके पहले पढ़ेंगे सवालों को। तो विंध्यन पर्वत श्रृंखला गंगा के मैदान और दक्कन पठार के बीच प्रमुख भौगोलिक विभाजक का कार्य करती है। विंध्यन श्रृंखला मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से बनी जिसमें धात्विक खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विंध्यन पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी सिरा यानी कि जो पश्चिमी पार्ट है गुजरात में जोबट हिल्स के नाम से जाना जाता है, जबकि पूर्वी छोर बिहार में कैमूर हिल्स के रूप में विस्तृत है। अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। सही जवाब बताएंगे। कूट का प्रयोग किया गया है। 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है, 1 2 और 3 सभी है। उत्तर बताएंगे। प्रियंका कुमारी 23 का बी, 24 का बताना है। लक्ष्मण 3 दिन से वर्षा हो रही है, बहुत बढ़िया है। अब क्या चाहिए, इतना अच्छा मौसम में आप रहते हैं। जब आप अधिकारी बनेंगे तो आपकी पोस्टिंग कर दिया जाएगी कैमूर में, और कैमूर में आपका फिर सामना होगा कम बारिश से, सूखे से भी सामना हो जाएगा। पहले से आप लोग तैयार रहेंगे, प्रिपेयर होकर। कहीं बिहार में कहीं भी भेजा जा सकता है आप लोगों को। अभी तक जवाब नहीं आया आपका, बन नहीं रहा है। धीरज कुमार ऑल, कैसे ऑल होगा? इसमें विंध्यन श्रृंखला मुख्यतः आग्नेय कहां पे, उसमें तो परतदार चट्टान है ना, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर इत्यादि है। तो विंध्यन पर्वत श्रृंखला गंगा के मैदान सही है। गंगा के मैदान और दक्कन पठार, चूंकि मध्य भारत है और मध्य भारत में क्या है कि एक तरफ गंगा का मैदान, एक तरफ दक्कन का पठार, तो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश वाला इलाका हो गया। तो विंध्य पर्वत श्रृंखला गंगा के मैदान और दक्कन पठार के बीच प्रमुख भौगोलिक विभाजक का काम करती है। बहुत सही है ये। विंध्य श्रृंखला मुख्यतः आग्नेय नहीं, मुख्यतः अवसादी यानी कि जो बलुआ पत्थर है। तभी तो आप लोगों को बताया जाता है कि जो लाल किला है वो बलुआ पत्थर से बना है, रेड सैंडस्टोन से बना है। लाल बलुआ पत्थर से क्या बना है? लाल किला बना है। दिल्ली का जो जामा मस्जिद है वो बना है। तो विंध्यन चट्टाने अवसादी चट्टाने हैं। धात्विक खनिज तो आग्नेय यानी कि जो धारवाड़ है या फिर जो आर्कियन क्रम की चट्टाने हैं, जैसे छोटा नागपुर का पठार हो गया, ठीक है, शेवराव की पहाड़ी हो गया। तो इन सब में क्या धात्विक खनिज, लोहा है, मैग्नीज है, तांबा इत्यादि पाया जाता है। लेकिन विंध्यन का दिया गया है तो विंध्यन में अवसादी चट्टाने हैं जिसमें बलुआ पत्थर, चूला पत्थर, डोलोमाइट इत्यादि पाए जाते हैं। विंध्यन पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी सिरा गुजरात में जोबट हिल, सही बात है। जोबट हिल से कैमूर हिल्स तक इसका पूरा का पूरा विस्तार है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 3, केवल 1 और केवल 3 सही जवाब है इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। काली मिट्टी का निर्माण मुख्यतः बैसाल्ट चट्टानों का विखंडन से हुआ है जो दरारी फिसर इरप्शन से निकले लावा के रूप में जमी थी। इस मिट्टी का रंग केवल ह्यूमस की अधिक मात्रा के कारण काला हो जाता है। काली मिट्टी सर्वाधिक महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप के उत्तरी पश्चिमी भाग में विकसित हुई है। कपास के अतिरिक्त यह मिट्टी गन्ना, गेहूं और फलों के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है। अब आपको बताना है इसमें कौन कौन सा विकल्प सही है, कौन कौन सा विकल्प गलत है। कूट दिया गया, उसको अच्छे से आप लोग कूट दीजिए। ठीक है, 4 ऑप्शन ज्योग्राफी का दिया गया है। कल करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी, आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, कल करंट अफेयर्स पे बात होगी, कम से कम 60-70 सवाल करा देंगे, आधे घंटे में ही करा देंगे, जल्दी हो जाएगा वो। राजेश, रितेश क्या है? 2 3 और 4, 2 3 और 4, और कोई? 25 का ए, धीरज का आ गया 25 का ए, और लक्ष्मण सेन सुपौल, लक्ष्मण सेन का सही जवाब है 24 सितंबर 1932। ये कहां से आ गया? अभी वो उधर से जल्दी से आपको फॉरवर्ड कर लेना है, लगता है नेट का स्पीड स्लो हो गया है।
25 नंबर का सवाल पूछा गया, सही उत्तर है ऑप्शन ए। काली मिट्टी का निर्माण मुख्यतः बैसाल्टिक चट्टानों के विखंडन से। सही बात है, क्रिटेशियस काल में प्रायद्वीपीय भारत में दरारी उद्भेदन से बैसाल्टिक मैग्मा का उद्गार हुआ और वो दक्कन क्षेत्र में पूरा फैल गया। इसी कारण से बैसाल्टिक चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। गेहूं यहाँ पे होता है, बेसिकली मूंगफली, कपास इत्यादि के लिए फेमस है। तो गेहूं, धान, गन्ना, गेहूं, गन्ना फलों के लिए, मतलब फल मतलब जैसे नारंगी हो गया, कपास भी होता है, प्याज भी यहाँ पे होता है। तो ऑप्शन 1 और 4 काली मिट्टी में सर्वाधिक, ठीक है, दक्कन का ही है, तभी तो दक्कन ट्रैप, ट्रैप का मतलब सीढ़ीनुमा होगा, ट्रापा से स्वीडिश शब्द है ये, जो ट्रैप है जो ट्रापा से बना, TRAPP है, तो ट्रापा का मतलब हो गया सीढ़ीनुमा, तो सीढ़ीनुमा ये है, वहीं पे विस्तृत है। अगर हम ऐसे देख लें प्रायद्वीपीय भारत को, अगर ऐसे देख लें तो ये जो है ट्रैप की तरह है, इसका जो ढलान है ना वो ऐसे है। प्रायद्वीपीय भारत में देखेंगे तो पश्चिम से पूर्व की तरफ इसका ढलान हो जाता है। तो सही बात है, केवल ह्यूमस के कारण नहीं है, इसका रंग केवल ह्यूमस तो इसमें कम होता है। भारत के सभी मिट्टियों में, यहां तक कि जलोढ़ मिट्टी में भी ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। ह्यूमस देखा जाए तो जो पर्वतीय क्षेत्र की जो मिट्टियां हैं उसमें ह्यूमस है, लेकिन वो भी अविकसित अवस्था में होती है। इसी कारण से भारत के सभी मिट्टियों में ह्यूमस की मात्रा जो है वो कम पाई जाती है। तो इस मिट्टी का जो रंग, चूंकि वो क्या है, बैसाल्टिक चट्टाने हैं, अब अगर बैसाल्टिक चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें लोहा का अंश अधिक है। इसी कारण से इसका जो रंग है वो काला हो जाता है, यानी कि लौह या धात्विक खनिजों की वजह से हो जाता है। तो बैसाल्टिक चट्टानों की वजह से इसमें इसका जो रंग हो जाता है वो काला हो जाता है। बैसाल्ट खुद भी काला होता है, ये गलत हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटास और चूने की प्रचुरता होती है, ह्यूमस की मात्रा कम होती है। सेम कंडीशन काली मिट्टी में भी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नर्मदा और गंगावली नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अंततः अरब सागर में गिर जाती हैं। गोदावरी और कृष्णा नदियां प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख पूर्व वाहिनी, पूर्व की तरफ बहने वाली नदी है। ईस्टवार्ड फ्लोज नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगावली नदी की उत्पत्ति महाराष्ट्र के अमरकंटक पठार से होती है। उपरोक्त में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, या फिर आपको चुनना है। तो पूछा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसमें जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो गलत है। जो नर्मदा नदी है और जो गंगावली नदी है वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। जैसे मान लीजिए कि जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली वो नदी जो पश्चिमी घाट से निकलती है, जैसे नर्मदा, ताप्ती, ये सब कहाँ पश्चिम की तरफ अरब सागर में गिर जाती हैं। मांडवी, जुआरी, भरतपूजा, पंबा, पेरियार, शरावती, गंगावली, इन सब जो नदियां हैं वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर के अरब सागर में गिर जाती हैं। गोदावरी और कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय, सही बात है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी ये क्या है, पूर्व की तरफ बहती है बंगाल खाड़ी में। गंगावली नदी की उत्पत्ति कर्नाटक में होती है, धारवाड़ के दक्षिण में शालमाला के रूप में निकलती है। तो गंगावली जो है इसकी उत्पत्ति कर्नाटक में होती है, शालमाला के रूप में कर्नाटक। तो कर्नाटक को आप ध्यान रखिएगा। इसी कारण से जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 सही है, इसी कारण से इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन ए। कहलगांव बिहार का, कांटी, कांटी मुजफ्फरपुर, मतलब कांटी किल नहीं, कांटी एक जगह है। बाढ़, बाढ़ मतलब फ्लड नहीं, बाढ़ एक जिला भी है। बाढ़ और नवीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? कोयला खनन का, पर्यटन का, ताप विद्युत उत्पादन का, सूती वस्त्र उद्योग का। आपको इसका उत्तर बताना है। कहलगांव, कांटी, बाढ़ और नवीनगर निम्नलिखित में से किसके प्रमुख केंद्र हैं? सही जवाब बताइएगा। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जो थर्मल पावर जनरेशन है वो सही जवाब हो जाएगा। तो कहलगांव भागलपुर में है, कांटी मुजफ्फरपुर, बाढ़ और नवीनगर, नवीनगर औरंगाबाद में, इसकी किसके प्रमुख केंद्र हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, बाढ़ पटना में ही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताप विद्युत के लिए थर्मल। जैसे एनटीपीसी है, बिजली का उत्पादन करती है, कोयला लाती है झारखंड से, इसी कारण से ये सब क्या है, थर्मल पावर जनरेशन का जो केंद्र है, जगह है, प्लेस है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं? विक्टोरिया, चाड, मरे, डार्लिंग, स्वेज, पनामा, इरी, ह्यूरन। वो विकल्प जो
एक्चुअल में रिवर है, बाकी का जो है वो रिवर नहीं है। उत्तर बताएंगे। थर्मल है, बिजली है, बहुत अच्छा जवाब आ गया है। तो कौन सी नदियां हैं? मरे और डार्लिंग, ये क्या है? ये नदी है। जब भी आप ऑस्ट्रेलिया को पढ़ते होंगे तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है? मरे और डार्लिंग, ये दो नदी बहती है। ठीक है, तो मरे और डार्लिंग ये दो नदी बहती है और दोनों साउथ, जो ऑस्ट्रेलिया उसके साउथ सी में जाके गिर भी जाती है। तो जिस तरीके से भारत में गंगा और यमुना जो नदी है वो बहुत ज्यादा कृषि के लिए योगदान करते, तो ठीक वैसे ही मरी और डार्लिंग जो नदी है ऑस्ट्रेलिया में कृषि के लिए ये बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, कृषि के लिए जानी जाती है। तो डार्लिंग जो नदी है वो मरे की सहायक नदी है। डार्लिंग जो नदी है वो मरे की सहायक नदी है, इस कारण से आप लोग इसको याद रखिएगा। विक्टोरिया झील, चार्ट झील अफ्रीका की झील है, ये लेक है, नदी नहीं है। स्वेज पनामा ये नहर है, कैनाल है। इरी ह्यूरन क्या है? ये भी ग्रेट जो लेक्स है उसका हिस्सा है। मिशिगन, इरी, ह्यूरन, ओंटेरियो है ना, ये सब क्या है? ये सब झील है, लेक है। ये कहां पे है? ये यूएस और कनाडा के सीमा पर है, इरी और ह्यूरन। स्वेज पनामा, स्वेज जो नहर है वो कहां है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला है। पनामा अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। स्वेज लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ रही है, वही पनामा जो है अटलांटिक और पैसिफिक को जोड़ने वाली ये रिवर है, कैनाल है, सॉरी। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो जो नदी है वो ये है, पूछा गया है नदी के बारे में। ये क्या है? नहर है, ये झील है और ये भी झील है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत में वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है? बोकारो, भीलवाड़ा, सानंद या फिर तारापुर? कौन सा जो है वो सूती वस्त्र का है? तो कॉटन टेक्सटाइल सेंटर पूछा गया है, भारत में वस्त्र उद्योग का मुख्य केंद्र है। तो भीलवाड़ा याद रखेंगे। इसको मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान भी कहते हैं, टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया भीलवाड़ा। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से सोमेश्वर पर्वत श्रेणी किसका एक भाग मानी जाती है? सतपुड़ा श्रेणी है, विंध्याचल श्रेणी है, पूर्वी घाट है या फिर शिवालिक श्रेणी है? तो निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से सोमेश्वर पर्वत श्रेणी किसका एक भाग मानी जाती है? सही जवाब बताइए। तो सोमेश्वर है, और सोमेश्वर की जो स्थिति है वो क्या है? बिहार के उत्तर पश्चिम वाले भाग में है। शिवालिक का ही आउटलायर है, शिवालिक का ही क्या है? बाह्य भाग है। और कहां पे है? बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले में इसका केंद्र आ जा, इसका जो जगह है वो आ जाता है। तो सोमेश्वर पर्वत श्रेणी पूछा गया है, ये शिवालिक पर्वत का भाग है। शिवालिक क्या है? हिमालय का आउटलायर है, बाहरी भाग है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सोमेश्वर पर्वत श्रृंखला बिहार राज्य में शिवालिक पर्वतमाला का विस्तार है। सोमेश्वर पहाड़ियों की औसत ऊंचाई लगभग 880 मीटर है और यह पश्चिमी चंपारण जिले में अवस्थित है। शिवालिक पर्वतमाला भारत के पूर्वी तट के समानांतर फैली हुई है और बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है। उत्तर बताएंगे। इन कथनों पर आप विचार कर लीजिए, फिर आप लोग इसका उत्तर बताएंगे। ठीक है, सही जवाब क्या है? टाइम तो 1 घंटे का हो गया आप लोगों का, कहीं क्लास तो नहीं है आप लोगों का? किरण कुमारी, क्लास तो नहीं है आप लोगों का ना? 35 तक करा देते हैं आज, 3-4 सवाल और कर लीजिए। व्याख्या सही आप लोगों को ना नए नए पॉइंट्स याद होंगे, कुछ समझ बढ़ेगा, और जो आप लोग पढ़ते हैं ना उसको आप रिकॉल कर पाएंगे इसी श्रृंखला के माध्यम से। रिकॉल करते रहिए, जहां जहां आपको लगे ना, आप लोग खुद भी पढ़ते होंगे जो बुक या जो भी गाइड आप लोग पढ़ते होंगे ना, उससे रिकॉल कीजिए घटनाओं को, कुछ नया पॉइंट्स मिल जाए उसको आप लोग ऐड भी कर लेंगे। तो पूछा गया है 35 तक करा देते हैं ताकि आप लोग का जो है कुछ हिस्सा कवर हो जाए। तो सोमेश्वर पर्वत श्रृंखला बिहार में शिवालिक पर्वतमाला का विस्तार है, बिल्कुल सही, अभी व्याख्या मैंने कर भी दिया है। औसत ऊंचाई लगभग 880 मीटर है, पश्चिमी चंपारण जिले में अवस्थित है, बिल्कुल सही है। शिवालिक पर्वतमाला भारत के पूर्व, ये ऑप्शन गलत है, तो 1 और 2 सही हो जाएगा। शिवालिक क्या है? हिमालय के दक्षिण में है, यानी कि बिहार के उत्तरी भाग में इसका विस्तार है शिवालिक का। तो शिवालिक पर्वतमाला क्या है? पूर्वी तट के समानांतर नहीं है, बल्कि ये भारत के उत्तर में है, बिहार के उत्तर में ही इसका विस्तार है। तो इसी कारण से आप लोग बिहार के एग्जैक्ट देखा जाए उत्तर पश्चिम हो जाएगा, लेकिन चूंकि शिवालिक का विस्तार जो है वो पंजाब से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है, तो इसी कारण से भारत के उत्तरी भाग में शिवालिक का विस्तार है। पश्चिमी घाट का है पश्चिमी भाग में, और पूर्व में पूर्वी घाट पर्वतमाला है। एक सवाल पूछा गया, कौन सी नदी बिहार का अशोक के नाम से प्रसिद्ध है? गंडक, कोसी, सोन, बागमती? तो बहुत आसान है,
ये कौन सी है? कोसी है। कोसी को आप ध्यान कर लेंगे। बिहार का अशोक, सौरव ऑफ बिहार, सौरव ऑफ बंगाल दामोदर। बिहार में बल सुंदरी कोई महिला नहीं है, आपको पता करना है ये क्या है। करैल, बलारी शब्द मुख्यतः किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? सही जवाब बताएंगे। लोकगीतों के प्रकार हैं, तालाबों के नाम है, मिट्टियों के स्थानीय नाम है, या फिर कृषि उपकरणों के नाम है। ये अच्छा है वर्ड, आपको ध्यान में रखना। मेंस परीक्षा में अगर बिहार की मिट्टियों से संदर्भ में सवाल पूछा जाएगा तो आप लोग इसको लिखिएगा। जैसे बिहार में पूर्णिया से लेकर गोपालगंज तक इस मिट्टी का विस्तार है, तो बल सुंदरी क्या है? ये हो गया मिट्टियों के स्थानीय नाम है। ठीक है, तो बिहार में बल सुंदरी, करैल और बलारी जो शब्द है वो मुख्यतः मिट्टियों के लिए प्रयुक्त किया गया है। पूर्णिया से लेकर गोपालगंज तक। जैसे ये है क्या? ये जो बल सुंदरी मिट्टी है, तो बल सुंदरी मिट्टी दरअसल जो ओल्ड एलुवियम है, जो पुरानी जलोढ़ है, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, यही मिट्टी को हम लोग बिहार में लोकल जो टर्म दिया गया है वो बल सुंदरी मिट्टी का नाम दिया गया है। और अगर पुरानी जलोढ़ है, इसका मतलब क्या हो गया? इसमें चूने की मात्रा थोड़ी अधिक होती है, इसमें चूने की मात्रा थोड़ी अधिक है। इसका जो विस्तार है पूर्णिया से लेकर के गोपालगंज तक की पट्टी में इसका विस्तार पाया जाता है। अब अगर इधर में है तो इसका मतलब ये हो कि ये जो है क्षेत्र वो गन्ना, मक्का इत्यादि यहाँ पे उगाया जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे बिहार का जो अधिकांश भाग है वो नए जलोढ़ से निर्मित है, जिसको हम लोग खादर कहते हैं। बिहार के खादर जो क्षेत्र है बिहार में, वो खादर मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा है। और इस मिट्टी की जो परत है वो हर बार एक नई परत बिक जाती है, इसी कारण से इसकी उर्वरता बहुत ज्यादा होती है। धान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यही मिट्टी है, इसको आप लोग याद रखेंगे। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में है, जिनेवा में है, रोम में है, पेरिस में है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पे है? मोनाली कुमारी सी, विकास वाइब्स सी। तो खाद्य और कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वो है रोम में, रोम में इसका मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक या फिर चेयरमैन संघ लोक सेवा आयोग का। तो संसद का सदस्य ना होते हुए भी आर्टिकल 76 पूछा गया आप लोगों से, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा, यानी कि उसकी बैठकों में वो भाग ले सकता है, लेकिन वो उस पर मतदान नहीं कर सकता है। भाग ले सकता है, वो अपनी बातों को रख सकता है, या सरकार की जो बातें होती है वो उसको वहां पर उपस्थित होकर के पूरा का पूरा मैटर समझ सकता है। जैसे नागरिकता अधिनियम पर चर्चा हो रही है संसद में, तो महान्यायवादी क्या है? सरकार का वकील हो गया, तो वो वहां पे क्या है? अपनी पक्ष को अच्छे से समझ सकता है, इसी कारण से इसको बैठक में शामिल होने का अधिकार है, लेकिन यह मतदान नहीं कर सकता है। तो संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है महान्यायवादी। आज इतना ही छोड़ देते हैं, कल हम लोग फिर आ जाएंगे नए सवालों के साथ, जिसमें करंट अफेयर्स की क्लास ज्यादा चलेगी। ठीक है, 33 का सी, बी ना, 35 का बी। अच्छा, 33 में आप लोग हैं। नेटवर्क लगता है आप लोग का स्लो है। ब्रेव एंड ब्यूटीफुल बट नॉट वोटिंग, बहुत बढ़िया। कल करंट अफेयर्स की क्लास चलेगी। करंट अफेयर्स ज्यादातर पूछा जाता है, 1000 सवाल आप लोगों को प्रैक्टिस करा देना है। 1000 सवाल आप लोगों को प्रैक्टिस करवा देना है। तो आप लोग पहली बार कल उपस्थित रहेंगे, और कल अक्टूबर का पढ़ लेंगे। आप लोग अगर प्रतियोगिता दर्पण किताब पढ़ते होंगे तो उसको पढ़ लीजिएगा, दिसंबर वाला एडिशन, पीडी का, पीडी दिसंबर एडिशन पढ़ लेंगे आप लोग। पीडी का दिसंबर एडिशन, क्योंकि उसमें अक्टूबर की घटना होती है, आप लोग उसको देखिएगा। जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव हुआ है, उससे संबंधित सारे फैक्ट को हम डिस्कस कर लेंगे। तो 2024 का आप लोग देख लेंगे, ताकि उसमें अक्टूबर की जो घटना है, जो सवाल पूछा जाएगा करंट अफेयर्स का, वो ज्यादातर अक्टूबर से लेकर के अगस्त तक आप लोग कर लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि सितंबर में एग्जामिनेशन ही है। जुलाई तक भी कर लेंगे तो चल जाएगा। तो दिसंबर से आप लोग स्टार्ट कर देंगे। उसमें क्या है? अक्टूबर की घटना है। इसमें क्या है? अक्टूबर की घटना है। एक अच्छी किताब आ गई है, आयु दृष्टि वाली भी किताब करंट अफेयर्स की अच्छी आ गई, तो उसका भी हम लोग पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे। आयु दृष्टि नाम की जो किताब आ गई है ना, ठीक है, आई ऐसे ही लिखा रहता है, एक आंख रहेगा गोल सा, ऐसे बड़ा सा आंख रहेगा, अब आंख का फोटो जैसा भी हो, तो आई दृष्टि के नाम से किताब है, करंट अफेयर्स का आ गया। और स्पीडी का देख लेंगे, जैसे मान लीजिए कि कुछ सूचकांक देख लेना है,
तो सूचकांक वगैरह उसमें ना इकट्ठा दिया रहता है एक ही पेज पे। भारत की जो रैंकिंग है वर्ल्ड में वो दिया रहता है। जैसे मान लीजिए भुखमरी सूचकांक में भारत की, या फिर प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक क्या है, कौन सा जो रैंक है, पासपोर्ट रैंकिंग क्या है, तो वो सब हम लोग स्पीडी से कर लेंगे। जो भी कराया जाएगा वो बता दिया जाएगा। तो फिलहाल कल की जो क्लास रहेगी वो इसी पे रहेगी। कहीं से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। इसको हम लोग कल डिस्कशन 60-70 सवाल कर लेंगे, ठीक है ना। घटना चक्र, घटना वो सब आ जाएगा, इतना कर लेने के बाद हो जाएगा। घटना चक्र का ही है वो आंख, घटना चक्र का ही है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।